हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम। तुम्हारे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर से पार्ट नंबर 3 करने वाले स्टार्ट। इसमें हम 30 क्वेश्चन की जो है सीरीज़ अपनी स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए गए। आपका जो ईवीएस का सब्जेक्ट है वो ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए जो है बहुत यूज़फुल है, तो आप यहाँ से जो है अपने ईवीएस को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए अपने इस क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और आपको चेक करना है कि आपके जो है कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के 2 पार्ट हम अच्छे से कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर भी हम 30 क्वेश्चन को जो है कवर कर चुके हैं। तो आज फिर हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चन की सीरीज़ को जो है स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है। हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, जिनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन जो है चूज़ करना है। हमारा पहला ऑप्शन है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। यानी कि करके देखो का मतलब यहाँ पर होगा कि जब बच्चों को हम कोई काम करने के लिए देंगे तो वो उसको किस तरीके से करते हैं, ना कि उसको हम यहाँ पर व्यस्त रखेंगे या फिर कोई परिभाषा सिखाएंगे। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए अधिगम विचार के अवसर को उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो यहाँ पर हमारा जो है बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, विद्यार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। यानी कि वे एक्टिव होकर चीज़ों को सीखेंगे, उसे फील करेंगे, अपने सामने प्रत्यक्ष सीखेंगे तो उसको अधिक बेहतर सीख पाएंगे। यही हमारा जो है पर्यावरण में भ्रमण कराने का उद्देश्य होता है। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। यानी कि हमें यहाँ पर जो है नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर जो है हमें अलग करना है। हमारा पहला ऑप्शन है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज में एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, कभी भी हमारा उद्देश्य बच्चों को परिभाषा याद कराना नहीं होता। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर बी, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। और हमारा लास्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो यहाँ पर हमारा जो है बेस्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इसका हमारा जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करना। यानी कि जब वो अपने आसपास के जो है एनवायरनमेंट में इन चीज़ों को इन चीज़ों की जानकारी जुटाएंगे तो वो उसका अच्छे से विश्लेषण कर सकेंगे और उन चीज़ों को जिनके सामने कठिनाइयाँ आ रही है, किस कारण ये चीज़ें घटित हो रही है, उनके कारण को भी यहाँ पर जान पाएंगे और तब उनका समाधान वो निकाल पाएंगे।
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। ऑप्शन सी शिक्षण की कमियों की पहचान। शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना। तो यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए हमारा जो है इसमें कहा है कि को शामिल नहीं करता, यानी कि जो इसके अंदर नहीं होगा उस ऑप्शन को हमें चूज़ करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दिया गया है कि शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो हमारा कभी भी जो है ये हमारा मकसद नहीं होता कि बच्चों को हम ग्रेडिंग करें, उसकी रैंकिंग करें, बल्कि उनकी कमियों को पहचान कर उनको सुधार करना, उनकी सीखने की क्षमताओं को बढ़ाना ही यहाँ पर जो है बच्चों को डेवलप करने का एक मोटिवेशन होता है। यहाँ के पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो ए बिल्कुल सही होगा। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है, उन कारणों को छांटना है जिनकी वजह से आज जो है जंगल हमें देखने को नहीं मिलते, यानी कि जिन कारणों की वजह से जंगल यहाँ से जो है विलुप्त हो गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी खानों का उत्खनन करना, खुदाई करना, जिसके कारण भी हमारे जो है वन नष्ट हो चुके हैं। और हमारा जो सेकंड ऑप्शन है बांधों का निर्माण, बांधों के निर्माण के कारण भी जो है समस्या हमारे सामने जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि ए भी हमारा जो है करेक्ट आंसर क्वेश्चन का होगा। कांसे के बारे में सही कथन चुनिए, यानी कि कांसे के बारे में हमें यहाँ पर 4 कथन दिए गए और हमें करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। तो हमारे यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन है कांसा लोहे, चांदी और स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप या मूर्ति बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन बताइए कौन सा होने वाला है? हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी और सी, यानी कि बी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा। गांधी धाम यानी कि गुजरात के यहाँ पर बात की गई है का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र की दिशा क्या होगी? तो यहाँ पर हमें जो है मैप के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका जो है कौन सा स्टेट जो है आपका कौन सा स्टेट किस डायरेक्शन में पड़ता है, किस स्टेट से पहले कौन सा स्टेट होगा, उसके जो चारों तरफ स्टेट होंगे वो किन स्टेटों से लगा हुआ आपका होगा। तो यहाँ पर हमें जो है मैप की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारा बताइए कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 110 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का जो यहाँ पर मतलब होगा वो होगा 110 मीटर से। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी आपको यहाँ पर जो है ज्ञात करनी है। यहाँ पर दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 110 मीटर, तो 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? तो 15 की गुणा हम जो है 110 में करेंगे, जो कि हमें मिलने वाला है मीटर में। मीटर पे मिलने के बाद में फिर यहाँ पर देखिए मीटर में जब हम उसकी चेंज करेंगे तो उसका जो है आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं, जब यहाँ पर हम 110 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें मिलने वाला है इतना, जो कि हमारा मीटर में आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें मीटर में ना देके सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको हम अब किलोमीटर में जो है अपना चेंज करेंगे। तो किलोमीटर में चेंज करने के बाद में ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का। तो जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो है हमारा नेपाल का हिस्सा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट होगा। नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल न पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके और सबके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना,
और हमारा लास्ट ऑप्शन है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो बताइए यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो है बेस्ट ऑप्शन होने वाला, देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है अन्य लोगों के सामान उठाने में मदद करना, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए पीछे पीछे चलने का यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है, और फिर जो चल नहीं पाए उसको रोकने के लिए कहना, तो ये भी यहाँ पर जो है आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत हो जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हो साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान, बिल्कुल ये यहाँ पर सही होगा। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, तो ये भी आपका जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, डी और ई। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रोनाल्ड रोस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर मेंडल और जॉर्ज मिस्ट्रल। तो यहाँ पर हमारा जो है बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जो ये हमारे रोनाल्ड रोस है, ब्रिटिश के निवासी थे और इनको यहाँ पर देखिए 1902 में जो है नोबेल पुरस्कार को देने की बात की गई है। रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजर रहा हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है। तो यहाँ पर हमें 4 बीमारियों के नाम दिए गए, जिनमें से हमें एक बीमारी को छांटना है जिसके लक्षण ऊपर इस प्रश्न में बताए गए हैं। मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार, हैजा। तो यहाँ पर हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। अल ब्रूनी कौन था। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें बेस्ट ऑप्शन जो है छांटना है। वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर बी, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। ऑप्शन नंबर सी, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। और लास्ट ऑप्शन है, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। देखिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अलबरूनी यानी अबू हैरान का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। इनकी रचना अरबी भाषा में है। यह संस्कृत का भी जो है विद्वान थे। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। इसने 1030 में तारिक अल हिंद नामक किताब जो है लिखी थी। तो इनकी किताब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस नाम को जो है याद रखना। कई बार इससे जो है क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को मतलब किस कलर में जो है देख सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए है, केवल लाल रंग की दिखाई देती है। ऑप्शन बी है, हर रंग में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, केवल काली और सफ़ेदी देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर वो आपको सिर्फ काली और सफ़ेदी दिखाई देगी। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। और लास्ट ऑप्शन हमारा है, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन को आपको चुनना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है सही होंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर जो है इसका जवाब बिल्कुल सही होगा। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें कहते हैं वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग, मूलांकुर। तो ये इस सवाल का जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पराग। तो पराग के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पराग पौधे द्वारा संश्लेषित शकरा युक्त तरल पदार्थ है। सामान्यतः इसका निर्माण फूल में होता है। ये हमिंग बर्ड, तितलियों तथा कई कीटों के खाद्य पदार्थ है। मधुमक्खियाँ इसका प्रयोग शहद बनाने में जो है करती है।
यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे, यानी कि आपको उस शहर के बारे में बताना है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है फेमस होती है गुजरात के बारे में। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन होगा पूरी, साग तथा ठंडा दूध। ऑप्शन बी होगा ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। ऑप्शन सी होगा छोले भटूरे तथा लस्सी। और हमारा लास्ट ऑप्शन होगा इडली चटनी तथा वड़ा चटनी। तो हमारा यहाँ पर जो है बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते, इसका कारण है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। हमारा लास्ट ऑप्शन है पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, यानी कि खाना चाहिए। ऑप्शन ए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। ऑप्शन बी चावल, चीनी, आंवला। ऑप्शन सी हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूँ, संतरा। और हमारा लास्ट ऑप्शन है गुड़, नींबू, मटर। तो यहाँ पर जो है हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। ऑप्शन बी विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। ऑप्शन सी विकास के आधार पर सिद्धांतों को स्मरण करना। और हमारा लास्ट जो है ऑप्शन है वह कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पर हमें जो है नेगेटिव ऑप्शन देखना है। हमारा पहला ऑप्शन है उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो है उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार हमें 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से हमें सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो हमारा यहाँ पर जो निगेटिव पॉइंट है वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ऑप्शन 1 है हमारा अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। ऑप्शन बी है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। ऑप्शन हमारा जो सी है वह चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वह तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। देखिए हमारा जो है परिभाषा रटने के लिए जहाँ पर भी बात की जाती है तो वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। परिभाषा याद कराना हमारा कभी भी बच्चों को ये मकसद नहीं होता कि परिभाषाओं को हम बच्चों को रटाए या उन्हें याद कराएं। तो यहाँ पर जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मक योग्यता को बढ़ाना देना, जो कि बिल्कुल सही है। विषय में रुचि का विकास करना, बिल्कुल रुचि के होने के जो है बच्चों के अंदर रुचि पैदा करने के लिए कहानी और कविताओं का सहारा लिया जाता है। हमारा जो सी ऑप्शन है नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। और हमारा लास्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल इसके लिए सही होगा। हमारा जो है कहानियों और कविताओं को शामिल करने का ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता कि नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये इसका यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्य चर्चा को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्य चर्चा की निम्नलिखित में से विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। ऑप्शन ए ये शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देता है। ऑप्शन बी यह भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी यह विषय को एक सामाजिक परिक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। ऑप्शन डी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। मैंने इससे पहले भी बताया कि शब्दावली या परिभाषाओं को रटाने का कोई भी जो है इसमें एम नहीं होता, बच्चों को ये चीज़ें रटाने पर बल नहीं दिया जाता।
नलिनी कक्षा थर्ड के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो यहाँ पर एक चैप्टर का नाम दिया गया है, उसको समझाने के लिए जो है हमें बेस्ट ट्रिक यहाँ पर हमें लेनी है। तो देखिए ऑप्शन में से कौन सी सही होगी। ऑप्शन ए है, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवर के लिए दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। तो ये भी सही हो सकता है। अपना अगला ऑप्शन देखते हैं, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। तो ये भी कुछ ठीक ठाक है। विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। तो अगर हम श्यामपट्ट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर चित्र को ड्रॉ करेंगे तो भी बच्चे उसको समझेंगे कि ये कौन सा जानवर है। अब हमारा लास्ट ऑप्शन है, जानवरों तथा उनकी उपयोगिताओं पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो यहाँ पर जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, क्योंकि जब हम बच्चों को फिल्म दिखाएंगे तो वो उनको चित्रों के माध्यम से रियल उनकी एक्टिविटी और उनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से डी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन जो है होगा। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए इसमें बताया गया है कि जब आपके एनसीईआरटी की बुक है, जब आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो उसके नीचे ना आपको मतलब उसके बारे में बताना होता है कि आपको इस चैप्टर में जो है लास्ट में ये बताना होता है कि जो पूरा चैप्टर आप कवर करके आए हो तो उससे आपने क्या क्या सीखा। और इसके लिए कोई आप उसको करेक्ट या इसके बारे में सही या गलत का चुनाव नहीं करेंगे कि जो भी बच्चा जवाब देगा, क्योंकि वो बच्चों को खुद से करना होगा। तो वो अपनी समझ के अनुसार जो है उस पर जवाब देगा। तो आप उसको सही गलत का मार्किंग नहीं करेंगे, बल्कि उससे पता चलेगा कि बच्चे को ये चैप्टर कितनी अच्छे से समझ में आया। तो उसके संदर्भ में यहाँ पर चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो करेक्ट होगा उसको छांटना है। ऑप्शन है, यह आकलन में विषय निष्ठा को कम करता है। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। ऑप्शन सी, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। और हमारा लास्ट ऑप्शन है, जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो आप बेस्ट जो है बताइए जवाब यहाँ पर कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इससे पता चलता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। यह एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। हमारा पहला ऑप्शन है, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता, यानी कि हम प्रकरण यानी कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसके ऊपर आप एक वीडियो दिखाएंगे। हमारा सेकंड ऑप्शन है, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाएंगे, यानी कि आप ब्लैक बोर्ड पर उन चित्रों को ड्रॉ करेंगे। ऑप्शन सी, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। और हमारा लास्ट ऑप्शन है, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है खाना जो हमें खाना चाहिए, यानी हमें उस खाने के बारे में बताना है जो खाने योग्य होता है। तो उसको चित्रों के माध्यम से जो है बच्चे सही से समझेंगे। ये हमारा जो है लास्ट आज का जो है क्वेश्चन होने वाला है। कक्षा जो है 4th के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। ऑप्शन ए, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करना। और हमारा लास्ट ऑप्शन है, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। तो यहाँ पर कहा गया उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ने के लिए सार्थक नहीं है। तो जो यहाँ पर नेगेटिव होगा हमें उसको छांटना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताइए कौन सा होने वाला है। तो फ्रेंड्स हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल सही होगा। देखिए हवा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आपको हवा उपलब्ध नहीं हो सकती। तो इसके लिए किसी विशेष ट्रिप पर क्षेत्र भ्रमण पर जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी ही जो है डिटेल में चीज़ों को पढ़ने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।